गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं? यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओसी कर्व, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे ओसी कर्व। क्या है उसकी थियरी पहले देख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बुक में से ही ये पूरा थियरी लिया हुआ है, उसको मैं 1 बाय 1 पढ़ रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। An acceptance sampling plan is an understanding between a producer and a consumer about the acceptance or rejection of the lot. वो तो हमने देखा। आगे के वीडियो में आपने क्या देखा? Yes, producer risk and consumer risk. Am I right? A single sampling plan is characterized by 3 numbers: n, capital N, small n, and c. For a given lot of n units, different sampling plans can be obtained by taking different values of small n and c. The question therefore arises as to which plan may be regarded as a good plan. ठीक है, हम स्मॉल n और c की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं। कैपिटल N फिक्स्ड रहता है क्योंकि जो लॉट हमने बनाया है वो फिक्स्ड है, लेकिन उसमें से हमें जो सैंपल सिलेक्ट करना है उसकी वैल्यू तो वेराई कर सकते हैं हम। लाइक हमने अगर 10 का सैंपल लिया तो रिजल्ट कुछ और मिलेगा, हमने 20 का सैंपल लिया तो रिजल्ट कुछ और मिलेगा। हाँ, एक बात है, अगर जैसे जैसे हम सैंपल नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम एक्यूरेसी के बहुत पास जाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हो, अगर n और c की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे तो हमें रिजल्ट भी डिफरेंट मिलेगा। यस, दैट प्लान विच गिव्स मैक्सिमम प्रोटेक्शन टू बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर में बी रिगार्डेड एज अ गुड प्लान। अब जो प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क क्या है? डेट इज एन एरर, राइट, वो एरर है, ठीक है। पर उस एरर को कैसे हम दूर कर सकते हैं? तो ऐसा कोई प्लान हमें मिलना चाहिए कि जिससे हम इस एरर को बहुत ही कम या तो दूर कर सकें। ओके, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्लान कैन बी जज बाय इट्स ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ओके, यूजुअली नोन एज ओसी कर्व, ठीक है। तो अब हमारे पास होगा ओसी कर्व, उसके ऊपर से हम प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क फाइंड कर सकते हैं बहुत अच्छे से। द ओसी कर्व हेल्प्स अस टू डिसाइड अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ द सबमिटेड लॉट एट डिफरेंट क्वालिटी लेवल। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्वालिटी लेवल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी हमारे पास अब जो यहाँ पे क्वालिटी लेवल होगा, ठीक है, वो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, एक नहीं होगी। हम क्या करते हैं जनरली, पी डैश हमको गिवन है तो उसी एक वैल्यू से हम पूरा डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन ओसी कर्व हमें क्या हेल्प करेगा कि हमें पी डैश की डिफरेंट वैल्यूज देगा। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉट इज डिनोटेड बाय पीए, वो तो हम जानते हैं। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रोपोर्शन डिफेक्टिव पी डैश द वैल्यूज ऑफ पीए आर कैलकुलेटेड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो हमें क्या करना है? पी डैश की डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है। सर वो कैसे लेंगे? वो तो दी नहीं गई होगी। यस, आपको सब में पी डैश नहीं दिया गया होगा, आपको वो एज्यूम करना है। कैसे करना है? हम बैठे हैं, डोंट वरी। ओके, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रोपोर्शन डिफेक्टिव पी डैश द वैल्यूज ऑफ पी ए आर कैलकुलेटेड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। द वैल्यूज ऑफ प्रोपोर्शन डिफेक्टिव पी डैश आर टेकन ऑन एक्स एक्सिस। तो उसके ऊपर से जो पी डैश की वैल्यू है उसे आपको एक्स एक्सिस पे लेना है, एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्सेप्टेंस दैट इज कॉल्ड पीए, ठीक है, वो आपको वाई एक्सिस पे लेना है। अब भैया प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में होती है, तो ये जो आप वाई एक्सिस की वैल्यू लोगे वो जनरली 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। ये चेंज होती रहेगी लेकिन ये आपको फिक्स 0 और 1 के बीच में लेना है। ओके, देन yes, the pairs of the values of P dash and PA are plotted on a graph paper and a smooth curve is drawn to pass from these points, ठीक है। पर जब ये पॉइंट्स आप इसमें रखोगे तो आपको जनरली इस टाइप का कर्व मिलेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं ओसी कर्व। ओके, दिस कर्व इज नोन एज ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और ओसी कर्व। ओके, जनरली द नेचर ऑफ द कर्व इज एज शोन बिलो। तो इस टाइप का कर्व होगा। आपको कैसे ढूंढना है? आपके पास 2 वैल्यूज चाहिए, पी डैश जो आपको एज्यूम करनी है और पी ए जो आपको पी डैश पे से ढूंढनी है, ठीक है। और वो तो हमने अभी तक सीखा है, समझा है कि भैया पी ए कैसे फाइंड करते हैं हम, ठीक है। हमें ये पी डैश कैसे एज्यूम करना है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है दूसरा? यस, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्व। ओके,
तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? एन ओसी कर्व इज कंटिन्यूअस। क्या मतलब हुआ सर इसका क्या मतलब हुआ? आप देख सकते हो ये जो कर्व है और वो जो एक्स एक्सिस है उसके बीच में आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मिलेगा, है, ठीक है। तो आपको कभी भी कर्व ऐसे नहीं बनाना है, आपका कर्व कभी भी ऐसे नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्टेंस होगा ही होगा, बिकॉज वो कभी भी ज्वाइन नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूअस होता है, ये यहाँ से कंटिन्यूअस होता है, याद रखो, ठीक है। ओके, फर्स्ट वन, इफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द लॉट आर नॉन डिफेक्टिव, इसका मतलब कोई भी यूनिट नॉट डिफेक्टिव नहीं है, सो जीरो डिफेक्टिव है, सो द फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव इज जीरो, देन पी ए इज 1। अब सीधी सी बात है, आप समझ सकते हो अगर डिफेक्टिवनेस जीरो है तो उसकी एक्सेप्ट होने के चांसेस कितने हैं सर? श्योर है, वो तो एक्सेप्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो उसके चांसेस 1 है, श्योर सर्टेन इवेंट हो गई है तो, ओके। और उसका उल्टा, इफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द लॉट आर डिफेक्टिव दैट मीन्स पी डैश इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इज जीरो, रिजेक्ट ही होगा, डेफिनेटली रिजेक्ट होगा। एज द वैल्यू ऑफ पी डैश इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ पी ए डिक्रीजेज। सीधी बात है, जैसे जैसे डिफेक्टिवनेस बढ़ता जाएगा वैसे उसके एक्सेप्ट होने की डिफेक्टिवनेस बढ़ता जाएगा वैसे उसके एक्सेप्ट होने की चांसेस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यस। फोर्थ वन, फॉर अ गिवन लॉट एंड फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू of C as the sample size increases, the size of OC curve increases for a given lot, and the lot for a fixed value of N as the value of acceptance number C decreases, the size of the curve decreases। ये theoretical है, सिर्फ आपको याद रखना है। जो important था वो मैंने explain किया, उसके साथ साथ हमने समझा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What next? अच्छा, ये तो हमने देखा, अभी यही देखा, ओके। चलिए, तो सम आ गया, सम स्टार्ट करना है हमें। अब सम्स कैसे स्टार्ट करेंगे? तो भैया हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक टेबल होगा। क्या टेबल होगा? एक होगा पी डैश और एक होगा पी ए। इसका हमें टेबल बनाना है, ठीक है। इसका हमें ये टेबल हमें बनाना है जिसमें हमारे पास डिफरेंट पी डैश की वैल्यू होगी और डिफरेंट उसके रिलेटेड पी ए की वैल्यू होगी। ये हमें करना है, ओके। अब सवाल ये उठ रहा है कि सम में आप देख सकते हो कि पी डैश तो गिवन नहीं है, पी डैश है ही नहीं। देखो, फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान 50, 10 एंड 0 ड्रॉ एन ओसी कर्व, बस इतना कहा गया है। अच्छा, इसको अगर थोड़ा बाइफरकेट कर ले हम, तो हमें पता है हियर n इज इक्वल टू 50, राइट, स्मॉल n इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 0, राइट, ठीक है। पी डैश गिवन नहीं है, फिर भी अगर इसकी जब कैलकुलेशन करनी है, यानी अगर हमें इसका पी ए ढूंढना है, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है कि सर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको d इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है और c इज इक्वल टू, अच्छा, c इज इक्वल टू भी 0 दिया हुआ है। सो हमें सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करनी है P0 की, ये अच्छी बात है, ठीक है। हमें सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। लेकिन P डैश तो है नहीं हमारे पास। अच्छा, यहाँ से एक और बात पता चल गई सर, देखो n की, कैपिटल N की वैल्यू 200 से कम है, सो वी विल यूज़ हाइपर जियोमेट्रिक, और हाइपर जियोमेट्रिक का फॉर्मूला आपको पता है, NP डैश C D इंटू कैपिटल N माइनस NP डैश C N माइनस D अपॉन NCN, ये फॉर्मूला है सर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, ओके। तो आप समझ सकते हो सर, इसमें पी डैश की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो पी डैश के, अगर पी डैश नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, आपको करना क्या है, ठीक है, आप याद रखो। यहाँ पे हमें पी डैश की वैल्यू एज्यूम करनी है। अब पी डैश की वैल्यू क्या एज्यूम करनी है? ऑलवेज ये वैल्यू एज्यूम करनी है, ठीक है, ठीक है सर। कहाँ तक? तो ऐसे तो देखने जाए तो ये स्टैंडर्ड है, अप टू 7 तक स्टैंडर्ड है, लेकिन आप उसके ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अप टू 6, 7 दिस इज स्टैंडर्ड। पर एक मिनट सर, पी डैश की वैल्यू आप एज्यूम कर रहे हो 0 to 6, लेकिन पी डैश तो फ्रैक्शन डिफेक्टिव होता है और वो तो ऑलवेज इन डेसिमल होता है। तो ये तो आप देखो इंटीजर वैल्यू आपने ले ली है, ठीक है, तो गलत है ये? नहीं, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। पर ये पी डैश की वैल्यू नहीं है। आपको पी डैश के लिए यही वैल्यूज़ का यूज़ करना है, लेकिन ये पी डैश नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि पी डैश जो होगा वो तो इन डेसिमल होगा। तो सर क्या करेंगे फिर? तो समझो क्या करना है, समझो क्या करना है। आप यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने वाले हो? सर हम यहाँ पे हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने वाले हैं बिकॉज द कैपिटल एन इज लेस देन और इक्वल टू 200। ओके, अच्छा, इन हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम पी डैश को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? सर कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, सपोज यहाँ पे अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना होता सर, उसमें हम पी डैश को स्मॉल एन से मल्टीप्लाई करते हैं। यस, तो ये मेन डिफरेंट है, आपको पता है। हाइपर जियोमेट्रिक में हम पी डैश को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कैपिटल एन से। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में सर हम स्मॉल एन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस वही करना है आपको, अब यही करना है। अगर आप हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हो तो आपको इन सभी वैल्यू को कैपिटल एन से डिवाइड करना है, कैपिटल एन से डिवाइड करना है। और अगर आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे होते, यस मुझे पता था आप समझ जाओगे, स्मॉल एन से डिवाइड करना है, ठीक है, बस ये याद रखना है। तो आपको पी डैश की वैल्यूज मिल जाएगी। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये तो हमारा कैपिटल एन क्या है सर? 50 है। अच्छा, अगर मैं 0 को 50 से डिवाइड करूंगा तो सर 0 आएगा। सर अगर 1 को 50 से डिवाइड करूंगा तो 0.02 आएगा, 0.04 आएगा, 0.06 आएगा, 0.08 आएगा, 0.10 आएगा और 0.12 आएगा। ठीक है, आप जैसे जैसे इनको डिवाइड करते जाओगे 50 से तो आपको इस टाइप की वैल्यू मिलेगी। तो ये रहे आपके पी डैश। क्लियर हो गया? सर अगर यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता तो मैंने क्लियर करवा दिया, आपको यही वैल्यू लेनी है लेकिन उसको फिर स्मॉल एन से डिवाइड करना है। सो याद क्या रखना है सर? अगर हाइपर जियोमेट्रिक है तो उस कैपिटल एन से डिवाइड करेंगे, अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्मॉल एन से डिवाइड करेंगे। क्लियर? यस सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, ओके 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 देन ओके। अब क्या करना है? अब करना ये है कि इन सभी के लिए हमें P ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस फाइंड करना है। सर कुछ नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कह रहे हो, यानी कि यहाँ पे तो कितना लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, इतने सारे पी डैश, जितने पी डैश उतने क्वेश्चन, समझ लो, तो उतने सब सॉल्व करने। यस, करना पड़ेगा, क्या करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा पी डैश क्या है? 0। सो पी डैश इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स देर इज नो एनी डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लॉट। ओके, और इन सैंपल। सो अगर एक भी आइटम डिफेक्टिव नहीं है तो उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस सर पूरे हैं, 100% है। दैट मीन्स यहाँ पे तो आपको 1 ही लेना है, यहाँ पे तो आपको 1 ही लेना है। ओके, तो पहली कैलकुलेशन तो आपको करनी नहीं है और हमने वो ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स में देख ली थी, आपको शायद पता हो तो देखो। व्हेन पी डैश इज इक्वल टू 0 देन पी ए इज इक्वल टू 1, राइट? ओके ओके सर, ओके। अब उसके आगे अब हमारे पास है पी डैश इज इक्वल टू 0.02। अब उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फॉर पी डैश इज इक्वल टू 0.02। अब मुझे अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो आई हैव टू फाइंड एन पी डैश, और अगर 50 को मैं 0.02 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे क्यों मैंने ऐसी वैल्यू एज्यूम की है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये लाओगे आप तो ये तो आपको इंटीजर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर ही पॉसिबल है। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में आपको पता है ये जो वैल्यूज़ होती है वो कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होती है। ठीक है, इंटीजर होती है। ओके, वो भी पॉजिटिव एंड नॉट 0। यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। सो देखो ये मिल गया। अब सर इसके लिए हम पी ए फाइंड करते हैं, इसके लिए हम पी ए फाइंड करते हैं। तो देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? एन पी डैश क्या है सर? 1 है, 1 सी डी की वैल्यू क्या है? 0। ओके, कैपिटल एन माइनस एन पी डैश, कैपिटल एन इज 50, एन पी डैश इज 1, सो हमें मिलेगा 49, और स्मॉल एन माइनस डी दैट इज 10, और यहाँ पे हो जाएगा 50 सी 10। ओके सर, तो इतना सा कैलकुलेशन करना है। हाँ, एक फ़ायदा दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया है। अगर यहाँ पे 1 दिया होता तो हमें यहाँ पे 2 कैलकुलेशन हर बार करनी पड़ती। ओके, नाउ सर, नाउ ये तो 1 हो जाएगा। इसका करें कैलकुलेशन, चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 49 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल एंड 39 फैक्टोरियल।
इसका सर ये उल्टा करना होता है 10 फैक्टोरियल, ये हो गया 40 फैक्टोरियल और ये हो गया 50 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप देखो 10 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, ये भी कैंसिल, पर यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा 40, और ये कैंसिल, तो यहाँ पे ये क्या छोड़ जाएगा 50, तो हमारा आंसर होगा 0.8। अगर आप 40 को 50 से डिवाइड करो तो आंसर विल बी 0.8। दैट मीन्स 0.02 पी डैश है, तो हमारा आंसर होगा 0.8। और ये प्रोबेबिलिटी है, ये आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है वो ऑलवेज 1 और 0 के बीच में होती है। ठीक है, ओके। और दूसरी बात, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा जैसे जैसे ये पी डैश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये पी ए कम होता जाएगा। ठीक है, ओके सर। नाउ फॉर पी डैश इज इक्वल टू व्हाट नेक्स्ट, that is 0.04। ओके, पी डैश इज इक्वल टू 0.04। सर ये हर बार करना पड़ेगा, तो इसका तुरंत मुझे एक क्वेश्चन आता है कि सर इसका वेटेज कितना होगा फिर। हाँ, ये नॉर्मल सम है, इसका जो नॉर्मल सम का जितना वेटेज होता है उतना ही होता है, तो सर ये तो छोड़ना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर इस तरीके से इसको सॉल्व करना है तो, क्योंकि अब आप पी डैश इज इक्वल टू 0.04, दैट मीन्स ये पूरा कैलकुलेशन आपको फिर से करना है। वैसे ही फिर पी डैश 0.06 है तो उसके लिए तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या है, तो उसमें आपको एक शॉर्टकट यूज़ करना है। ठीक है, ये शॉर्टकट आप कब यूज़ कर सकोगे, दो कंडीशन। फर्स्ट इज, ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ठीक है, याद रखना, ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुआ है। और दूसरा, अगर सी की वैल्यू 0 है तो ही ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, और जनरली इन 99% केसेस सम ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आपको ये शॉर्टकट यूज़ करना है। अब वो कैसे यूज़ करना है समझना। अब आप नेक्स्ट वैल्यू के लिए पी ए फाइंड कर रहे हो। ठीक है, तो करना क्या है, आपको करना क्या है, जो लास्ट हमें पी ए मिला था, कितना मिला था सर, 0.8 मिला था, 0.8 मिला था। ठीक है, हाँ ओके, 0.8 मिला था सर। ठीक है, और वो कैसे मिला था सर, इससे मिला था, इस वैल्यू से 0.8 मिला था। ठीक है, पर अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों को एक एक डिक्रीज करना है। सो 40 की जगह पे हम लेंगे 39 और 50 की जगह पे हम लेंगे 49। बस इतना सा आपको करना है, समझ में आया। ये आप तभी यूज़ करोगे प्रैक्टिकली, ये वही एक्चुअली कैलकुलेशन ही हो रहा है, लेकिन आप शॉर्टकट से करो, इसलिए आपको इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज आप इस मेथड से करोगे आपको यही मिलेगा। याद रखना क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 40 और 39 और यहाँ पे मिलेगा 50 और 49। सो आंसर तो वही आएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, एक एक बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे भी एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बस यही आपको करना है। अब देखो, इसका आंसर आप ढूंढोगे तो आपका आंसर है 0.8, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 39 से और डिवाइड करना है 49 से। सो आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आपका आंसर, 0.64। ठीक है, नियरेस्ट आंसर लेना है, सो 0.64, तो हमें यहाँ लिखना चाहिए 0.64। ओके, नाउ फॉर नेक्स्ट। ठीक है, फॉर नेक्स्ट अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। फॉर पी डैश इज इक्वल टू 0.06। सो अब हमें पी ए अगर फाइंड करना है तो 0.64 तो है ही हमारे पास, यानी कि ये वैल्यू, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अब फिर से इन दोनों को एक एक कम करना है और कुछ नहीं करना है, 38 और 48, सिंपल। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 38 से और डिवाइड करेंगे 48 से, वेरी सिंपल। सो आंसर इज 0.50। देखो आंसर इज 0.50, इसका आंसर आ गया 0.50। सर ये तो बहुत ईजी हो गया, ओसी कहो तो बहुत इजी है। ठीक है, ये शॉर्टकट की वजह से इजी है, याद रखना। ठीक है, अब वैसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं फॉर, तो सर आपने बोला 6 तक, मैं तो 10 तक कैलकुलेशन कर लूँगा, मुझे पता है, मुझे आंसर मिलने ही वाला था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको जो पी ए यूज़ करना है वो लास्ट का आंसर यूज़ करना है और इसमें एक और कम करना है, बस कम करते जाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है,
सो देखो कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हो तो आप जो लास्ट आंसर है उसको एज इट इज़ रखो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखो 2 डिजिट में, लेकिन पूरा आंसर यूज़ करना है, ठीक है। सो इसको अब 37 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 47 से। सो आंसर इज 0.396। सो हम आंसर लिखेंगे 0.40, ओके। सो नेक्स्ट आंसर होगा हमारा 0.40, ठीक है। चलिए अब फॉर पी डैश इज इक्वल टू 0.10, ये क्या होगा 0.40 जो है ऑलरेडी यहाँ पे 36 एंड 46। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 से और इसको डिवाइड करेंगे 46 से। सो आंसर इज 0.31। आया समझ में, ठीक है। बस ये टेबल हमें बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर से ये जो डेटा पॉइंट हमें मिले हैं उसके ऊपर से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और उसी को हम कहेंगे OC कर्व, ओके। देन लास्ट वन, ओके, फॉर P डैश इज इक्वल टू 0.12, नाउ PA इज इक्वल टू दैट इज 0.31 और इसको एक एक डिक्रीज कर दें तो 35 एंड 45, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से और डिवाइड करेंगे 45 से। सो आंसर इज 0.24। कहाँ गए हम, ओके 0.24। बताइए क्लियर हो गया? यस सर, बहुत ही सिंपल था। देखो फर्स्ट कैलकुलेशन जो नॉर्मल करते हैं हम वैसे ही करेंगे। अच्छा, और एक बात, जो पहली फर्स्ट कैलकुलेशन थी वो तो हमने एक्चुअली की ही नहीं है। देखो फॉर P डैश 0 आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इज 1, ठीक है। 0.02 की हमने कैलकुलेशन की और उसका आंसर जिस तरीके से हम पहले निकालते थे वैसे हमने निकाला। बाकी जितनी हमें कैलकुलेशन करनी है वो शॉर्टकट यूज़ करना है। क्या करना है, लास्ट आंसर लेना है और लास्ट आंसर जिसकी मदद से लाए थे उसमें एक एक कम कर देना है, इन न्यूमरेटर एंड एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, ओके, ठीक है। चलिए सर, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, बहुत जल्दी पहुँच गए, ठीक है। ऐसा लगता है कि उस सम से ये सम जल्दी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। यस, तो हमें ग्राफ चाहिए। ये रहा ग्राफ भैया, हमारा ग्राफ आ गया, ठीक है। इसमें मुझे ये चाहिए, यस, ठीक है। इसमें 1 मिनट, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ मुझे इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वो लाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसका सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, यस फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें चाहिए सिर्फ, ठीक है। सो मुझे थोड़ा सेट करना पड़ेगा, ओके ओके, आई थिंक इट इज इनफ, ठीक है। क्या हुआ ये, ओके ओके डन, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे तो नंबर लिखे हैं लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम अपने नंबर जो हमें डालने हैं वो कंसिडर करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये OC कर्व है, इसमें यहाँ पे आपको चाहिए माय डियर P डैश और यहाँ पे आपको चाहिए PA, एग्री। अच्छा, अगर P डैश चाहिए तो P डैश की वैल्यू हमने ऑलरेडी एज्यूम की हुई है, ठीक है। फर्स्ट इज 0, सेकेंड इज 0.02, तो ये हमारा होगा 0.02, ये हो जाएगा 0.04, ये हो जाएगा 0.06, ओके, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 और ये 12 हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए। प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में आपको इतना पता है कि वो 0 और 1 के बीच में होता है। सो ऑलवेज क्या करना है, ये 0 है, ये 0.1 ले लो, ये 0.2 ले लो, ये 0.3 ले लो, ये 0.4 ले लो, ये 5, ये 6, 0 पॉइंट से लेके स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये 1 होगा, ये क्लियर हो गया। ये 2, 4, 6, 8, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, सॉरी, ठीक है, चलेगा, ओके। अब मुझे ये पॉइंट रखने हैं, वेरी सिंपल। 0 के लिए क्या है, 1 है, तो ये 0 है, उसके लिए 1 है, तो मुझे यहाँ पे पॉइंट रखना पड़ेगा। रुको, मैं पॉइंट के
ओके, ये फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट 0.02 के लिए, यानी इसके लिए 0.8 है, 0.8 तो है ही हमारे पास, ये रहा, ठीक है। उसके बाद 0.64 यानी 0.6 एंड 0.7 के बीच में, यानी कहीं पे यहीं पे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है 50, तो 50 है हमारे पास, ओके। उसके बाद है 40 भी है हमारे पास। उसके बाद है 31 यानी 30 से एक पॉइंट ऊपर अप्रोक्स लेना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रॉपर ग्राफ पेपर है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो 31 कहाँ आता है, 32 कहाँ आता है, लेकिन अगर नहीं है, ऐसा कुछ है, तो आप अप्रोक्स लेके चलो, ठीक है। 24 यानी 20 और 30 के बीच में लाइक यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं अगर ज्वाइन कर लूँ, तो मुझे कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। और ऐसा होता है आपका ओसी कर्व, मैंने ऑलरेडी आपको थियरी में बताया, देखिए ऐसा होगा, ठीक है। हाँ, ये वैल्यूज़ मैंने थोड़ी पास में रख दिए, अगर उसको थोड़ा और दूर रखा होता तो मुझे अच्छे से आंसर मिलता, ठीक है। अब नेक्स्ट सम में ये ध्यान में रखेंगे हम, लेकिन आपको समझ में आ गया करना क्या है। आपको सिर्फ ये जो टेबल हमने ढूंढा है उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है और उसके ऊपर से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। ओके, एक और सम देखेंगे तो आई थिंक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ एन ओसी कर्व फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान, ओके। फिर से देखो C0 है और यहाँ पे n की वैल्यू है 50। n की वैल्यू क्या है सर? 50 है। रुको, कलर चेंज करना पड़ेगा इसका। ओके, सो कैपिटल N इज 50, ओके, स्मॉल n इज 8 एंड C इज इक्वल टू 0, ओके। हमें जो PA फाइंड करना है वो फाइंड करना है सर D0 से स्टार्ट करना, C0 तक जाना, ठीक है, क्योंकि C की वैल्यू 0 है और वो वैल्यू जो है वो इसमें रखना। सो हमें सिर्फ और सिर्फ ये ढूंढना है, सॉरी P0 ढूंढना है, ठीक है। और P0 ढूंढने के लिए जो फॉर्मूला हमें लेना है वो है NP डैश CD इंटू N माइनस NP डैश CN माइनस T अपॉन NCN, ये वाला हमें फॉर्मूला लेना है, ठीक है। ओके, फ्रॉम द कर्व फाइंड प्रोड्यूसर्स रिस्क, यस, ये कुछ नया है, ठीक है। ये वर्ड जो आपको दिया हुआ है फ्रॉम द कर्व, ठीक है, आपको जो प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क फाइंड करना है उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, लेकिन आपको कर्व का यूज करके आपको ये दोनों फाइंड करना है। कैसे देखते हैं, डोंट वरी, अभी फिलहाल इतना समझो कि ये यहाँ तक क्लियर। यस सर, ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है सर? अब हमें करना है कि हमें एक टेबल बनाना है। अच्छा, कैसा टेबल बनाना होता है सर? एक तो हमें P डैश चाहिए, ठीक है, और उसके रिलेटेड हमें PA चाहिए। अच्छा, अब P डैश की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें एज्यूम करनी होती है। सर हम डायरेक्टली 0 1 2 3 4 5 6 7 कर लेते हैं, ठीक है। पर ये वैल्यू यहाँ पे कैसे लेंगे? तो सर कैपिटल N से डिवाइड करेंगे। वाई कैपिटल N? बिकॉज वी आर यूजिंग हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और वहाँ पे हम P डैश को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कैपिटल N से। तो अगर कैपिटल N हमारा 50 है तो जो हमने लास्ट वैल्यूज़ ली थी वही आएगी, 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, 12 एंड 14। मैंने थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन किया है क्योंकि यहाँ पे हमें और कुछ भी इसके ऊपर से फाइंड करना है, राइट। ओके सर, गुड। अब सर पहला वैल्यू तो आप रख दो 1, सॉरी, ठीक है, पहला वैल्यू आप रख दो 1। क्यों 1? आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमारे पास अगर P डैश 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या आएगा? 0 आएगा। यस, ठीक है, 0 आएगा। ओके सर, अब हमें P डैश इज इक्वल टू 0.02 है तो उसके लिए कैलकुलेशन करना है। व्हेन P डैश इज इक्वल टू 0.02 तो हमें पहले ढूंढना पड़ेगा NP डैश, और वो हमें पता ही है 1 आएगा, बिकॉज हमने 1 को 50 से डिवाइड किया है तब तो हमें 0.02 मिला है। तो जब हम 0.02 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। अच्छा, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और PA फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब उसकी अगर कैलकुलेशन करेंगे, इसमें अगर वैल्यूज़ रखेंगे
P0 के लिए यहाँ पे हमें सिर्फ P0 की कैलकुलेशन करनी है। अगर यहाँ पे ये 1 या 2 होता तो हमें 1 की भी और 2 की भी कैलकुलेशन करनी पड़ती, लेकिन आपको फिर पता है फिर आप शॉर्टकट यूज़ नहीं कर पाते, तो जनरली यहाँ पे ये 0 होता है, जनरली याद रखना, ठीक है। सो 1C0 फर्स्ट वन इज एंड सेकेंड इज 49C8 ओके अपॉन 50C8 ओके। सो क्या मिलेगा हमें सर, ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल एंड 41 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे होगा 8 फैक्टोरियल 42 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या मिला हमें सर, देखो ये कैंसिल हो गया, ये अगर कैंसिल होगा तो यहाँ पे 42 आएगा, और ये अगर कैंसिल होगा तो यहाँ पे 50 आएगा। अगर 42 को आप 50 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 84। तो ये जो है वो आंसर है 0.84। ओके क्लियर? यस सर क्लियर। अब आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो कैलकुलेटर भैया को उस महाराज को बुला लेते हैं, ठीक है। ओके नाउ फॉर P डैश 0.04 राइट, सेकेंड इज 0.04 एंड फॉर 0.04 देखिए हम सीधा कैलकुलेशन करते हैं। PA कैसे फाइंड करते हैं सर, आप PA फाइंड करने के लिए लास्ट वाला आंसर ले लो, डेट इज 0.84, और उसको वो जो आंसर जिसके ऊपर से आया है उसमें से 1 माइनस कर दो। सो यहाँ पे 41, यहाँ पे 49, ठीक है। सो 0.84 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 41 से और डिवाइड करेंगे 49 से, ओके। सो आंसर इज 0.7270, ओके। चलिए फॉर P डैश इज इक्वल टू 0.06, नाउ PA इज इक्वल टू 0.70 इंटू 40/48। क्या किया मैंने? यस सर क्लियर हो गया, 1 आपको डिक्रीज करना है। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से और डिवाइड करेंगे 48 से, ठीक है। सो आंसर इज 0.58, ओके। नाउ फिर से फॉर P डैश इज इक्वल टू 0.08, PA इज इक्वल टू 0.58 इंटू 39 एंड 47। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 39 से और 47 से डिवाइड करेंगे। सो आंसर इज 49, 0.49, ठीक है। चलिए फिर और कैलकुलेशन करना है फॉर, ये सब बताना है आपको कैलकुलेशन, ठीक है। इतना तो पूरा नहीं बताना है, लेकिन शॉर्टकट में जो यूज़ किया है उसको तो बताना पड़ेगा, ठीक है। सो P डैश इज इक्वल टू 0.10, ओके। सो PA इज इक्वल टू, लास्ट आंसर इज 0.49 इंटू 38 एंड 46, 38 एंड 46, ओके। सो इसको 38 से मल्टीप्लाई करके 46 से डिवाइड कर देते हैं। सो आंसर इज 40, 0.40, ठीक है। फॉर P डैश इज इक्वल टू 0.12, PA इज इक्वल टू 0.40 इंटू 37 एंड 45। सो इसको 37 से मल्टीप्लाई करके 45 से डिवाइड कर देते हैं, 33, 0.33। और कुछ आगे बढ़ते हैं, P डैश इज इक्वल टू 0.14, ठीक है, 0.33 इंटू 36 एंड 44, ठीक है। सो इसको 36 से मल्टीप्लाई करके 44 से डिवाइड करते हैं, 27, ठीक है। ओके गुड, यहाँ तक हमको वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब ये 1 बाय 1 लिखते हैं। 70, 58, 49, 70, 58, 49, ठीक है। और क्या था, हाँ 40, 33, 27, 40, 33 एंड 27, ठीक है। ओके सर, ओके यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। वही शॉर्टकट हमने यूज़ किया और इजीली हमने पूरा टेबल बना दिया। अब इस टेबल का यूज़ करके हमें क्या करना है, हमें सर OC कर्व बनाना है, OC कर्व बनाना है, ठीक है। और OC कर्व बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये भी करना है, ठीक है। ओके, और हमें अब क्या करना है, इसको ऊपर ले आओ, ग्रिड चाहिए हमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा ओके, अब इसको थोड़ा सा
10 तक ले आते हैं। ओके, और हमें थोड़ा इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये सही है, इसको थोड़ा सही रखते हैं, ठीक है। देखो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, राइट। चलिए सर सही है, आपको यहाँ पे पी डैश, ओके सॉरी, पी डैश यूज़ करना है, यहाँ पे पी ए यूज़ करना है, ठीक है, पी डैश एंड पी ए। ओके, अब क्या करना है सर, यहाँ पे आपको ये जो वैल्यूज़ है पी डैश की वो यहाँ पे लेनी है। अब आपने देखा कि अगर हमने लास्ट टाइम जैसा किया तो हमारा ग्राफ बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एक एक को स्किप करते जाएंगे। यहाँ पे आपको लेना है 0.02, ये हमारा 0.02 है, ये 0.04 है, ये 0.06 है, ये 0.08 है, ये 0.10, ये 0.12, ये 0.14। याद रखना मैंने 2 लिखा है लेकिन वो 2 नहीं है, वो 0.02 है, याद रखना, ठीक है। ओके, और ये तो आपको फिक्स पता है क्या है सर, हाँ ये 0 है तो यहाँ पे 0.1 लेना है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है उसको यहाँ पे प्लॉट करना है। तो फर्स्ट इज 0 के लिए तो 1 होता है, तो ये सही है। पहला तो हमें डायरेक्टली ये यहाँ पे रखना है, ठीक है। नाउ सेकंड के लिए 84। अब 84 आपको पता है, देखो ये सेकंड लाइन ये होगी हमारी, याद रखना, ठीक है। तो 84 80 और 90 के बीच में, यानी यहीं पे कहीं आएगी, राइट, ठीक है। फिर है 70, वो गिवन है, अब वो 4 के लिए है तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर 6 के लिए क्या है सर, 58 है, 58 60 से थोड़ा कम तो अप्रोक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर सर 49 है तो 50 से थोड़ा कम, 50 से थोड़ा कम यहाँ पे आएगा। फिर है सर 40 यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर है सर 33, 30 से ऊपर, 30 से ऊपर थोड़ा, और है सर 27, सो 30 से नीचे। देखो इस तरीके से हमें ये प्लॉटिंग मिलेगा। अब अगर इनको जॉइंट कर लूँ, ठीक है, तो ये कुछ मिलेगा मुझे ऐसे, ओके, ऐसे मिलेगा। क्लियर हो गया? आपको ये ट्राई करना है, 100% ट्राई करना है, ठीक है, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। ओके, चलिए सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमें क्या करना है, फ्रॉम द ओसी कर्व, ओके, आपको प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करते हैं। ओके, अब प्रोड्यूसर रिस्क के लिए आपको पता है पी डैश क्या होता है सर, AQL होता है, और AQL देखो यहाँ पे गिवन है, क्या है 0.03, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा सर, अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और तो क्या करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्यों कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऑलरेडी हमने इतना बड़ा कैलकुलेशन करके रखा है, क्या हम उसका यूज़ नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कैसे सर, हमें क्या करना है, पी डैश के ऊपर से हमें PA फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, ये रहा हमारा कर्व, इसके ऊपर से करेंगे, कैसे बताइए। यहाँ पे पी डैश 0.03 कहीं पे होगा, हाँ सर ये रहा पी डैश 0.03, यस ये रहा, ठीक है, ये है हमारा पी डैश 0.03, यस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो वो कर्व पे कहीं पे तो जाके रुकेगी, हाँ। अगर जो कहीं पे जाके रुक रही है वहाँ से अगर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो वो पी डैश पे जाके रुकेगी, सॉरी PA पे जाके रुकेगी, और वो क्या हो सकती है सर, वो 7 और 8 के बीच में है और थोड़ा सा ऊपर है, सो आई थिंक वो 77 या 76 के आसपास की वैल्यू होगी। सर ये क्यों बोला आपने आसपास, क्यों फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिल सकती? कभी नहीं मिल सकती। जब आप कर्व पे से वैल्यू फाइंड करते हो तो आपको ऑलवेज अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, ठीक है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है वो सही आंसर से सभी जाके सही परफेक्ट मैच करेगी, यानी
पास होगी जब आपका कर्व सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है 78 के आसपास हमारा आंसर है, तो यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा 0.78। दिस इज माई PA, दिस इज माई PA फ्रॉम कर्व, फ्रॉम कर्व। पता चला, क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छा सम था, ओके। पर सर हमें प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करना है, प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करना है। प्रोड्यूसर रिस्क क्या होता है सर? अल्फा होता है, अल्फा होता है। अल्फा क्या होता है सर? 1 माइनस PA होता है। दैट मीन्स हमें 1 में से 0.78 माइनस करना है, सो आवर आंसर इज 0.22। चलिए चेक करते हैं क्या हम सही है या सही के पास में, बहुत पास में है, बहुत पास में है। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है। देखो यहाँ पे 23 है, परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। जितना कर्व अच्छा होगा उतना आंसर नज़दीक जाएगा। और ये भी किसी ने ढूंढा होगा ना, ठीक है, ये भी किसी ने ढूंढा होगा, तो उनका भी ज़रूरी नहीं है कर्व परफेक्ट हो, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारा आंसर इसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। ग्रेट। चलिए सर, अभी हमें फाइंड करना है कंज्यूमर रिस्क, कंज्यूमर रिस्क, और उसके लिए LTPD है 0.07, ओके। सो अब हम कंज्यूमर रिस्क फाइंड कर रहे हैं। देखो वैसे ही फाइंड करेंगे कंज्यूमर रिस्क, राइट। और कंज्यूमर रिस्क के लिए जो P डैश होता है वो होता है LTPD, और LTPD यहाँ पे है 0.07, ठीक है। और उसके ऊपर से हमें PA फाइंड करना है। अरे भैया ये रहा, इसका यूज़ करो। 0.07 देखो 0.06 और 0.08 के बीच में होगा, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन कहाँ तक ले जाएंगे सर? कर्व तक ले जाएंगे, ठीक है। कर्व पे जहाँ पे स्टॉप होती है वहाँ से एक, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखो 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 देखो, ठीक है। क्या हो रहा है? ये यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से साइड में चली गई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से साइड में चली गई, ठीक है। जहाँ पे रुकती है वहाँ से उसको साइड में ले जाओ। अब वो आई थिंक 52 अराउंड दिख रही है मेरे हिसाब से, मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, मैंने जो कर्व बनाया उसके हिसाब से वो 52 है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.52। मैं आंसर को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, मैं आंसर को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। देखो आंसर 54 आ रहा है, मैं आंसर को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से जा रहा हूँ एज पर माई कर्व, ओके। So PA is 52. Now what is CR? Sir, CR is nothing but beta. What is beta? Beta is equal to PA, और PA क्या मिला हमें? 0.52। तो देखा, बहुत ही अच्छा सम था। आपको पहले OC कर्व बनाना है और उसके ऊपर से आपको कंज्यूमर रिस्क एंड प्रोड्यूसर रिस्क निकालना है। और इस केस में अगर ये वैल्यू ऐसी है तो आप हाइपर ज्योमेट्रिक तो कभी यूज़ ही नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स कि आप हाइपर ज्योमेट्रिक का यूज़ करके ये सम कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिंपली आपको कंपल्सरी OC कर्व बनाना पड़ेगा, ओके। सो देखिए ये सम सॉल्व कर लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। यस, व्हाट इज दिस? फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान, ओके। अब देखो सिंगल सैम्पलिंग प्लान क्या है हमारे पास? सर कैपिटल N है 2000, ओके, स्मॉल n है 100 और C है 2, ओके। OC कर्व बनाना है और यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों दिया हुआ है पता नहीं चल रहा है। यूज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, भैया वही करना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। देखो कैपिटल N है जो 700 से ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले तो जो PA फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे सर, सिग्मा C इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू 0, और PD फाइंड करेंगे सर, यहाँ पे P0, P1 एंड P2 फाइंड करना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए जो हम PD का फॉर्मूला लेंगे वो लेंगे सर ये e⁻⁻np डैश np डैश रेज टू d एन अपॉन d फैक्टोरियल, ठीक है। ये वाला हम फॉर्मूला लेंगे, ओके। अब उसके लिए सर हमें P डैश चाहिए जो नहीं है, जो नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? अच्छा ये कहाँ से आ गए महाराज? हमें एक और पेज चाहिए, ओके। आपने ले लिया पेज, ठीक है। तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा P डैश एंड PA का, ओके। चलिए सर, चलिए 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 चलिए, ज़्यादा मत करना सर, अगर शॉर्टकट है तो ज़्यादा बनाना वरना मत बनाना। देखते हैं भैया, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सर ये तो फिक्स्ड है यहाँ पे वैल्यू, तो यही ले लो आप,
यही ले लो, ठीक है। अब सोचो उसको किससे डिवाइड करोगे? क्या उसको कैपिटल एन से डिवाइड करोगे? नहीं सर, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे पी डैश एन स्मॉल एन से मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसे स्मॉल एन से डिवाइड करेंगे। स्मॉल एन इज 100, सो अगर इन सबको अगर 100 से डिवाइड किया तो देखो यह वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। आया कुछ समझ में? यस सर, ये समझ में आ गया। अच्छा सर, एक और चीज़ हमें समझ में आ गई है, ज़ीरो के लिए पी ए कितना रखना है? 1 रखना है। तो अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है पी 0.01 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर पी डैश इज इक्वल टू 0.01 एंड पी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब हमें ये ढूंढना है, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू, ओके, पी ए इज इक्वल टू ढूंढना है, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए? सर उसके लिए हम ये 3 कैलकुलेशन करना है हमें, P0, P1, P2, और उसमें एन पी डैश की वैल्यू 1 रखनी है। सो e रेज टू -1, 1 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, प्लस e रेज टू -1, 1 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस e रेज टू -1, 1 रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है। अब सर इसमें कोई शॉर्टकट, पहली कैलकुलेशन तो कर ले, उसके बाद कुछ बात करेंगे, ठीक है। e रेज टू -1 को कॉमन ले लिया। अच्छा, ये 1 आएगा सर, दूसरा वाला भी 1 आएगा सर, तीसरा वाला 1/2 0.5 हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब आगे और बढ़ें तो सर हमें कुछ ये मिलेगा 2.5, ओके। अब सर e रेज टू -1 की वैल्यू क्या लें? तो देखो अब यहाँ पे आप देखो, क्योंकि e रेज टू -1 भी ज़रूर पड़ेगा, e रेज टू -2, e रेज टू -3 सबकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे डियर? इस केस में आपको समझना पड़ेगा कि e रेज टू -1 क्या होता है। सर e रेज टू -1 का मतलब होता है 1/e, e का इनवर्स, ओके। अब सर e की वैल्यू हम जानते हैं 2.7183, ठीक है। तो डियर अगर आप 1 को 2.7183 से डिवाइड कर दोगे तो आपको e की -1 पावर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 2.7183, ठीक है। ये पावर, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो ये आपको मिलेगा 0.3679, ठीक है। 78 ले सकते हो, 79 ले सकते हो, या सिर्फ सिंपली 0.368 भी आप ले सकते हो, ठीक है, ओके। तो बस इसको फिर आप, ये पता चला आपको पहले? यस सर, e रेज टू -1 की अगर वैल्यू निकालनी है सो 1/e, ठीक है, और 1e की वैल्यू हमें याद रखनी है, जैसे हम पाई की वैल्यू याद रखते थे 22/7 और 3.14, वैसे e इज़ अनदर कांस्टेंट एंड उसकी जो वैल्यू है वो हमें याद रखनी है 2.783, ठीक है। सो मैंने 1 को इससे डिवाइड कर दिया तो मुझे ये मिल गया, ओके। अब ये जो मिला है उसको मैं अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? सर मुझे मिलेगा 0.92, राइट। तो देखो मुझे फर्स्ट आंसर मिल गया 0.92, ठीक है। अब सर कोई शॉर्टकट है? तो बड़े दुख के साथ बताना पड़ेगा कि देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सर कैसे करेंगे हम ऐसे सम, ठीक है। अब देखो और कोई रास्ता है नहीं, करना है, लेकिन जो हिस्ट्री बताती है वो ये है कि इस टाइप का सम अभी तक यूनिवर्सिटी में नहीं आया है। हाँ, कॉलेज पूछ सकती है, 100% पूछ सकती है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी इस टाइप का सम नहीं पूछ सकती, क्योंकि इसी सम में इतना ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा कि और कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो फिर सर क्यों बता रहे हो आप? देखो मुझे बताना पड़ेगा, रीज़न है कि हमें समझना है कि क्या है एक्चुअली ये, ठीक है। ये सम नहीं आएगा वो श्योर है, ठीक है, वो श्योर है, लेकिन आपको ये एक बार तो समझना ही है, ठीक है। वेट करना 1 मिनट। ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो हम समझ गए कि हमें ये सम कैसे करना है वो समझना है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो अब दूसरी बार क्या करना पड़ेगा सर? अब फॉर
पी डैश इज इक्वल टू 0.02, तो उसके लिए एन पी डैश क्या आएगा, 2 आएगा। अब वही कैलकुलेशन फिर से, लेकिन ये 1 की जगह पे हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। चलिए सर वो तो हो जाएगा, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन ये e⁻² का वैल्यू कैसे निकालोगे, वही करना है। देखो 1/e⁻², और e की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको दे दी 7.7183, ठीक है। उसका स्क्वायर करके उसको उससे 1 को डिवाइड कर दो तो आपको e⁻² की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मैं श्योर हूँ ऐसे सम यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते क्योंकि बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद आपको ओसी कर्व भी बनाना है, तो ये बहुत ही लेंदी सम हो जाएगा। सो यूनिवर्सिटी में ये कभी नहीं पूछेगी, ओके। पर अगर इस टाइप का सम समझना है तो देखिए हमारे पास, हाँ ऐसे पूछ सकती है। अब देखो ये फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान 800-122, सर फिर से ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अ लॉट ऑफ द लॉट एट डिफरेंट क्वालिटी लेवल आर गिवन बिलो। तो देखो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है माय डियर, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ड्रॉ ओसी कर्व, यस डेफिनेटली ये तो सर हम 100% कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है। सिर्फ हमें इसको ओसी कर्व में प्लॉट करना है और उसके ऊपर से ये कंज्यूमर रिस्क एंड प्रोड्यूसर रिस्क, फाइंड प्रोडक्ट फ्रॉम इट फाइंड प्रोड्यूसर रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क। सर ये सही है, ऐसा सम आ जाएगा तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, पर समझ में आ गया। अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से ओसी कर्व बनाना है तो वो बहुत ही लेंदी हो सकता है सम, ठीक है। आप 100% ट्राई करना, ठीक है, और मुझे कमेंट में भेज देना, ठीक है। मैं देखूंगा, चेक करूंगा आपने सही किया है या नहीं, पर वो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकता है, राइट, ठीक है। पर ये डेफिनेटली हो सकता है, ये डेफिनेटली हो सकता है। यहाँ पे हमें सीधा ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके। इसको यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यस, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ग्रिप चाहिए बिकॉज मैं देख सकूँ, ओके, हाँ, ओके, ये सही हो गया, ठीक है, ये सही हो गया, ओके। चलिए अब पॉइंट्स रखने हैं मुझे। तो देखो यहाँ पे पी डैश आएगा, ये समझ सकते हो आप, ये आप पी ए आएगा, ओके। चलिए ये आपको पता है क्या आएगा सर, यहाँ पे तो फिक्स्ड है जो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8, 0.9 एंड 1 आएगा, ठीक है, ये फिक्स्ड है। अच्छा यहाँ पे हो सके तो एक एक छोड़ के लेंगे हम। तो ये फर्स्ट जो होगा ये 0 ये है, ये हो जाएगा 0.01, ये 0.02, ओके, ये 0.03, ये 0.04, ये 0.05, आई थिंक वहाँ तक है, ठीक है। बस अब पॉइंट प्लॉट करने, बताओ फर्स्ट का क्या आएगा सर। फर्स्ट तो 1 ही होता है, ये तो फिक्स्ड है, वो 1 ही होगा, वो 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा 88 के आसपास, ठीक है, 88 के आसपास है, डेट मीन्स हम यहाँ पे रखेंगे उसको अप्रॉक्स, ओके। देन 57 डेट इज 50 एंड 60 के बीच में, तो आई थिंक यहाँ पे कहीं होगा, ओके, ठीक है। फिर 30 है, 30, तो 30 आई थिंक यहाँ पे आएगा, ओके। फिर है 14 यानी 10 और 20 के बीच में अप्रोक्स यहाँ पे। और फिर है सर 0.06, सो वो 1 के भी नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं ज्वाइन कर लूँ, अगर, तो मुझे कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलेगा, राइट, क्लियर, गुड सर, सही है। अब मुझे यहाँ पे प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करना है, प्रोड्यूसर रिस्क के लिए मुझे चाहिए P-1 और उसे हम कहते हैं AQL। देखिए गिवन है, कितना है 0.005, नॉट 0.05, डेट इज 0.005, राइट। अब ये 0.005 है, उसके ऊपर से मुझे PA निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, 0.005 आएगा कहाँ पे डियर, वो आएगा 0 एंड 0.01 के बीच में आएगा। तो ये है हमारा 0.005 ये है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं एक लाइन डायरेक्टली ड्रॉ करूँ तो वो देखो यहाँ तक जाएगी, ठीक है, और फिर वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो यहाँ तक जाएगी, ठीक है।
और आप देख सकते हो वो जो लाइन है वो 0.95 के ऊपर जा रही है। सो हमारा PA हो सकता है 0.96, मैं अप्रोक्स ले रहा हूँ वैल्यू, ठीक है, 0.96। अब मुझे प्रोड्यूसर रिस्क अगर फाइंड करना है तो उसे हम कहते हैं अल्फ़ा, और वो होता है 1 माइनस PA। तो अगर 96 को उसमें से माइनस करेंगे 0.04, देखो ये कुछ और दे रहा है आंसर, लेकिन हमारा कर्व के हिसाब से ये सही आंसर है, ठीक है। ओके, नाउ कंज्यूमर रिस्क P-2, that is LTPD, and LTPD is given 0.06, ओके 0.06। तो उसके ऊपर से हम PA फाइंड कर लेते हैं। वेयर इज 0.06 नॉट गिवन, बट ये जो कर्व आपने एक्सटेंड किया था जो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, वो यहाँ पे होगा 0.06। यस सर, यहाँ पे होगा। अगर मैं उसको एक्सटेंड करूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो मुझे ये मिलेगा। और अगर इसको यहाँ से मैं एक्सटेंड करके ले जाऊँ तो देखो मुझे ये मिल सकता है, राइट, ठीक है, सही है सर। तो ये क्या हो सकता है सर, ये 0 और 0.1 के बीच में है, सो 0.04 हो सकता है सर, 0.04 हो सकता है। देखो आप ग्राफ पे से ही फाइनली डिसाइड कर पाओगे, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वैसा ग्राफ नहीं है। ओके, तो ये आप ट्राई करना, 0.04 मेरा वैल्यू होगा, यहाँ पे 0.02 आ रहा है, मे भी हो सकता है, पर मेरे हिसाब से 0.04 आ रहा है, तो मैं वही आंसर लिखूंगा। अब कंज्यूमर रिस्क जो है वो होता है बीटा, और बीटा इज नथिंग बट PA, डेट इज 0.04, ठीक है। ग्राफ के हिसाब से जो भी आंसर आता है उसे ही एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, लेकिन ट्राई कीजिए कि आपका जो कर्व है वो बेस्ड होना चाहिए, राइट। तो देखिए OC कर्व कंप्लीट हो गया। ओके, शॉर्टकट भी हमने देख ली, वैसा ही एक सम आएगा, वो श्योर है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, OC कर्व को क्लियर कर लीजिए, और OC कर्व पे से हम प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क कैसे फाइंड करते हैं वो डेफिनेटली देख लेना। ओके, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, बाय।